ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो 11th की टॉपिक है और 11th के बच्चे तो अभी संपर्क में भी नहीं है क्योंकि कोचिंग वगैरह बंद है। तो जो भी लोग सीनियर होंगे वो 11th को या तो सूचित कर देंगे या उनको टैग कर देंगे वीडियोस, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 12th जो मेन टॉपिक कैलकुलस है उसको पढ़ने का एक माध्यम भी है, यानी कि जितना अच्छा आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा उतना अच्छा आप कैलकुलस पढ़ सकते हैं। तो जो आप लोग जो 12th के बच्चे होंगे वो तो ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन कर रहे हैं, तो वो रिवीजन भी बेहतर तरीके से करेंगे, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और थ्योरीज भी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका 12th को और जेई को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि सारे टर्म ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में ही लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस देखो, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, 11th और 12th। हालांकि जैसे एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो अलग तरीके से दिए हुए हैं, हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा सवाल दिया हुआ है, उससे आप अच्छे एग्जाम्स या अच्छे पढ़ाई के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। पहला आपको टॉपिक पढ़ना है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। दूसरा टॉपिक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल ratios and their limitations। चौथा आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन of angles in different quadrants। फिर आपको पढ़ना है कंपाउंड एंगल्स। फिर आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। फिर आपको पढ़ना है मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, लॉगरिथम, trigonometrical equations and their general solutions। 9th लिखा गया है 11th। ट्वेल्थ में आपको पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स। उसके बाद फिर पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। लिख दीजिए इसको। उसके बाद फिर पढ़ना है आपको
यूलर्स थ्योरम और आपको पढ़ना है समेशन। देखिए इतना ही चैप्टर है, इसमें से ये जो 7 चैप्टर है, इस 7 चैप्टर को एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। ये 7 चैप्टर आपको पहले 10th में पढ़ना था, 5-6 साल 7 साल पहले 10th के सिलेबस में था ये एडवांस मैथमेटिक्स के नाम से। और पूरा ट्रिग्नोमेट्री यही 7 चैप्टर के टर्म में लिखा हुआ है। पूरा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, ये 7 चैप्टर के। ये चैप्टर का जेईई एडवांस में अपना एक महत्व है। ये तो मैथ्स का अभिन्न हिस्सा है लॉगरिथम, और इसका भी 12th में यूजेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे ग्राफ्स शुरू में ही पढ़ने का कोशिश करते हैं, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। अभी जैसे 12th जो अल्टरनेट में ग्राफ डाल रहे हैं उसमें इसको बताएंगे, तो चीज़ें हड़बड़ा करके पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये आपका 12th का सिलेबस में है। ये वाला अलजेब्रा में बताएंगे 11th में ही। और ये जो है ना मिक्सअप क्वेश्चंस है जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ये 11-12 दोनों में बताएंगे। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सिलेबस है, आप नोट कर सकते हैं सिलेबस को। हड़बड़ा के पढ़ने का जरूरत नहीं है, और ना ही कोई 100 किताब से पढ़ने का जरूरत है। और एनसीईआरटी में भी बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, वो खाली दिया हुआ है कि ये टर्म्स होता है, और इतना जो चैप्टर्स है उसमें बहुत ही थोड़ा सा सवाल दिया हुआ है, जिससे आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। और जबकि आपको कैलकुलस वगैरह पढ़ने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है, आपको बहुत अच्छे सवाल बनाना जरूरी है। और जितना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका भविष्य होगा। नोट कीजिए। तो पहला चैप्टर पढ़ते हैं, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल्स के बारे में बहुत कुछ आप 10th में पढ़े हैं, तो हम आपको बहुत ज़्यादा उलझाएंगे नहीं। 10th में आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है। जैसे एक पॉइंट से 2 स्ट्रेट लाइन अगर निकल रहा है तो ये तो रेज कहलाता है। ये जो रेज है इनका जो इंक्लाइनेशन का जो मेजरमेंट होता है वही एंगल कहलाता है। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 रेज। ठीक है, OA and OB is called एंगल AOB। ठीक है, अब एंगल के बारे में बहुत सारा चीजें हैं। एंगल वास्तविकता में जैसे ये जो लाइन होता है ना, वो इनिशियल लाइन कहलाता है, इनिशियल लाइन कहलाता है। ठीक है, और ये मूविंग लाइन कहलाता है। अब मान के चलिए कि ये इनिशियल लाइन यहाँ था, और ये जैसे जैसे मूव करेगा ना, तो ये जो मेजरमेंट आएगा सर्कुलर मेजरमेंट, उसी को एंगल हम लोग कहते हैं। ठीक है, एंगल जो है ना वो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, वो मूवमेंट को दिखाता है। जैसे घड़ी का विपरीत दिशा में अगर कोण घूमेगा ना तो वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, और घड़ी के दिशा में अगर घूमेगा तो वो नेगेटिव एंगल कहलाएगा। घड़ी के अगर विपरीत दिशा में घूमता है, देखो ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉक
वाइज, इसी को काउंटर क्लॉक वाइज भी कभी कभी लोग बोलते हैं, काउंटर क्लॉक वाइज। आगे देखिए घड़ी ऐसे घूमता है तो क्लॉक वाइज भी इसको बोलते हैं, मतलब घड़ी का विपरीत दिशा में अगर मूवमेंट हो रहा है तो एंगल जो है ना वो पॉजिटिव होता है, घड़ी की दिशा में नेगेटिव होता है। तो जैसे कोई अगर नंबर है तो अगर 5 और -5 में आपसे पूछा जाए कौन बड़ा है तो ऑब्वियसली आप 5 बोलेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 60 डिग्री और -60 डिग्री में कौन बड़ा है तो इसमें बड़ा छोटा कुछ डिसाइड नहीं हो पाएगा। 60 डिग्री और -60 डिग्री सिर्फ रोटेशन दिखा रहा है कि किस दिशा में घूम रहा है। 60 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है और -60 डिग्री घड़ी के दिशा में घूम रहा है। आगे आप लोग इसको और डिटेल से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब एक ही सेंटर होता है तो सिस्टम ऑफ जो सर्कल्स होता है ना उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ये तो आप लोग 10th में पढ़े हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक ही सेंटर अगर रहता है तो जितने भी सिस्टम ऑफ सर्कल्स होते हैं ना वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल के सेंटर से अगर रेज दो रेज निकाले ए बी तो देखिए ये आर्क कट किया इस सर्कल पे, ये आर्क कट किया इस सर्कल पे, ये आर्क किया कट इस सर्कल से और ये आर्क कट किया इस सर्कल से। तो ऐसा स्थिति में for a system of concentric सर्कल्स, एक सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए आर्क वाई corresponding circumference is a constant। अब बात समझिए आप, जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जितना भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, तो जितना भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल लें और उसके सेंटर से दो रेज अगर ड्रॉ किए तो ये वाला आर्क है, चाप है ये आर्क, तो जिस सर्कल का आर्क लेंगे उसी सर्कल का करस्पॉन्डिंग हम सरकमफेरेंस लेंगे। तो जब आर्क ये हो गया, अब पूरा परिधि यानी सरकमफेरेंस को डिवीजन करेंगे, ये सर्कल का आर्क एक पूरा सरकमफेरेंस, इस सर्कल का आर्क एक पूरा सरकमफेरेंस, इस सर्कल का आर्क एक पूरा सरकमफेरेंस, इस सर्कल का आर्क एक पूरा सरकमफेरेंस। जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो हर बार कांस्टेंट आएगा और ये आगे चल के आपको एंगल मेजरमेंट का आइडिया देगा कि कैसे हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। नोट कीजिए इसको। एंगल्स ऑफ टेंशन, बाय द वे ए बी कुछ पोल वगैरह कुछ है, खंबा है, पोल है या कोई आदमी है, यहां से P एक दूसरा व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो इसको देख रहा है, इस खंबे को, खंबा है, पेड़ है, कुछ भी हो सकता है, देख रहा है। इस खंबा का दोनों सिरों को उस आदमी के आई पे मिलाएंगे, उस पॉइंट पे। अगर ये एंगल थीटा है तो हम ये बोल सकते हैं ए बी सबटेंड्स एंगल थीटा एट पी। मतलब एंगल जो है ना विजन का सबसे बड़ा कारण है। हम किसी भी चीज को देख पाते हैं तो एंगल के कारण ही मेजरमेंट उसकी आकृति को कर पाते हैं।
और ये एंगल का मैथमेटिक्स में तो ह्यूज इफेक्ट है ही, फिजिक्स वगैरह किसी भी चीज में आप पढ़ रही है तो बिना एंगल का वो पढ़ाई होना मुश्किल है। तो एंगल का यूनिवर्सल रूप से बहुत ज़्यादा यूज है। और एंगल का सबसे पहला, अगर विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो अगर कोई पेड़ वगैरह है तो उसका जड़ और उसका सबसे ऊपरी जो तना है उस सबको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ जो कोण बनेगा तो हम बोल सकेंगे ए बी जो है वो पी पे थीटा एंगल सबटेंड किया। और ये देखने का यही वजह होता है, ये रीजन होता है किसी चीज के विजन का। ए बी अगर है पी थीटा, अगर हम क्यू से इस चीज को देखें पाई, आर से देखें साई, टी से देखें अल्फा, बीटा, हम ये बोल सकते हैं ना कि ए बी सबटेंड्स, लाइट ये बंद करो, एंगल थीटा एट पी, ए बी subtends angle phi at Q, AB subtends angle psi at R, और AB subtends angle alpha at S, AB subtends एंगल बीटा एट टी। देखिए ये स्थिर है, ए बी स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है, पॉइंट्स मूव कर रहा है। तो देखिए अलग अलग जगह से इसका व्यू अलग अलग मिल रहा है क्योंकि एंगल डिफर कर रहा है, क्योंकि एंगल पे ही पूरा व्यू डिपेंड करता है। देखिए है ना। तो आप जब फोटो वगैरह खींचते होंगे या जैसे ही आप वीडियोस वगैरह बनाते होंगे तो देखते होंगे कि एक ही स्टेशनरी चीज़ का अलग अलग जगह से एंगल्स वगैरह डिफरेंट आता है। आप लोग तो मोबाइल वगैरह से फोटो वोटो खींचते होंगे तो ऐसे ही करते होंगे, अलग अलग एंगल से फोटो खींचते होंगे और एक ही चीज़ का अलग व्यू आता है। उसका कारण एंगल ही होता है, जो कि फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी वगैरह में इस थ्योरी का यूज किया जाता है। नोट कीजिए इसको। देखिए बाय द वे ये एक रोड है, रोड हो सकता है, ट्रेन का पटरी हो सकता है, ठीक है। और यहां दो वो पेड़ है, ठीक है। P और Q दो पेड़ है या दो पोल है या कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जो है ना वो साइकिल या मोटरसाइकिल या ट्रेन के से सफर कर रहा है, खिड़की के किनारे बैठा हुआ ट्रेन में। वो व्यक्ति ए से देखता है तो उसको एक ही पेड़ नजर आता है या एक ही पोल नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एक सीध में है, तो जो बड़ा वाला है वो दिख रहा है, जो आगे वाला दिख रहा है उसको लगता है एक ही पेड़ है। दोनों का हाइट सेम है बाय द वे। जब थोड़ा सा आगे वो साइकिल से बढ़ता है तो उसको लगता है ना दो पेड़ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसको एकदम स्पष्ट दिखता है ना, एकदम दावे के साथ बोल सकते दो पेड़। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है चीजें और स्पष्ट होती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो देखिए आप अक्सर देखते होंगे जब आप ट्रेन से सफर करते होंगे
तो आप अक्सर देखते होंगे कि अगर दो पेड़ है तो आपको ऐसे घूमता हुआ नजर आता होगा। इस तरह से ट्रेन के खिड़की के किनारे बैठे होंगे तो आपको ऐसे नजर आता होगा, ऐसे इस तरह से। तो आपको लगता होगा कि पता नहीं क्यों ये घूम रहा है। तो ये तो स्थिर ही है, आप मूव कर रहे हैं, इसके कारण इसके एंगल की पोजीशन चेंज हो रही है हर बार। और चूंकि एंगल का पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसलिए उसकी व्यू भी चेंज हो रही है। आप देखते हैं ये मूवीज वगैरह का शूटिंग वूटिंग दिखाता होगा तो दिखाता होगा कि एक पटरी टाइप का लगा रहा तो उस पर कैमरा रोल लगा देता है, कैमरा लगा देता है और उसके बाद शूटिंग करता है। तो ऐसा इसलिए करता है ना कि जैसे जैसे ये मूवमेंट होता है ना तो ये स्टेशनरी चीज का एंगल का पोजीशन अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पड़ता है, जिसके कारण एंगल चेंज होता है और एंगल चेंज होने के कारण उसका व्यू भी चेंज हो जाता है और व्यू चेंज होने के कारण वो घूमता हुआ नजर आता है। ट्रेन में अगर आप लोग सफर किए होंगे खिड़की के किनारे तो ये आपका अनुभव में शामिल होगा। इसी चीज को देखिए फिर से, अगर PQ स्टेशनरी है तो सबसे अच्छा व्यू कहां देगा वो, सबसे अच्छा व्यू कहां से होगा? तो इसके ऐसे पॉइंट से जहां से अगर हम तीसरा जो पॉइंट इस पे लिए हैं, तीसरा पॉइंट मान लिया कि ए है, हम सर्कल बाय द वे खींचे और अगर वो सर्कल जो है ना जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, ट्रेन से के पटरी से या रोड से, उस रोड यानी स्ट्रेट लाइन पे अगर ये टेंजेंट हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट है तो मतलब जो हमको देखना है दो पेड़ है और ये पॉइंट है उस पटरी पे और नहीं तो रोड पे, और इससे एक ट्रायंगल बना और इस ट्रायंगल का हम सर्कम सर्कल बनाए। अगर ये सर्कम सर्कल इस रोड का टेंजेंट, रोड जो है उस सर्कम सर्कल का टेंजेंट के रूप में काम करेगा तो ये एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। और जब ये एंगल मैक्सिमम होगा तो आपका वो व्यू जो है ना एकदम स्पष्ट आएगा। तो आपके कैमरा वगैरह में भी ऐसी सेटिंग की हुई रहती है, देखे होंगे कि हरा या लाल आपके कैमरा में हो जाता है जब आप स्पष्ट व्यू होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एप्स वगैरह लगाए हुए रहते हैं। अब देखिए हम जो कहना चाह रहे हैं उसको देखिए, ए और बी है, बाय द वे हम यहां से देखते हैं, सॉरी बी और क्यू है ना, यहां से देखते तो हम इसको मिलाते और इसका सरकमफ्रेंस मिलाते, वो सर्कम सर्कल बनाते तो देखिए इस रोड को वो कट कर जा रहा है, इसमें टच कर जा रहा है, इसमें कट कर जा रहा है। तो कट करेगा तो मैक्सिमम यानी स्पष्ट व्यू एकदम क्लियर नहीं आएगा, दिख तो रहा है लेकिन ये जो विजन है ना ये ज्यादा स्पष्ट है और ये थोड़ा एंगल छोटा बन रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग और यही सब चीज से आपका कैमरा वगैरह भी एप्स के थ्रू सेट किया रहता है। तो इसके यूजेस बहुत ज्यादा है, फिर आगे देखते हैं। ओके, आप लोग 9th-10th में समकोण के बारे में तो पढ़े ही होंगे, एक जनरल व्यू हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये राइट एंगल है, बाय द वे ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो ये एंगल ऑब्वियस है कि राइट एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल मेजरमेंट का बहुत सारा सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है सेक्सागेसिमल सिस्टम है, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं और हिंदी में इसको षट दशांशक पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, चूंकि ब्रिटिश लोगों का हम लोग पे प्रभाव ज्यादा रहा,
बहुत दिन तक उन लोगों का शासन रहा है, इसलिए ये सिस्टम हम लोग आज भी यूज करते हैं डे टू डे। इस सिस्टम में क्या किया गया कि एक राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब इसको एकदम इक्वल पार्ट्स में 90 इक्वल पार्ट्स में बांटे, और एक पार्ट को हम लोग बोले 1 डिग्री। क्या बोले हम लोग? एक पार्ट को हम लोग क्या बोले? 1 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल हो गया, यानी एक राइट एंगल को हम लोग 90 बराबर भागों में बांटे, तो 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री हो गया। फर्दर हम क्या किए, ये जो 1 डिग्री है ना, उसको जूम कर दिए और उसको 60 बराबर भागों में बांटे। कितना भाग में? 60 भाग में। और एक भाग को हम लोग बोले 1 मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट। आप लोग सोचते होंगे कि मिनट टाइम का मेजरमेंट करता है, एंगल मेजर कर रहा है। फर्दर जो है 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटे, और एक भाग को हम लोग बोले 1 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स। ठीक है, चूंकि ये 60 के टर्म्स में बढ़ रहा है, इसलिए इसको 60 दशांशक पद्धति या सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। सेंटीसिमल सिस्टम, सप्त दशांशक पद्धति, या इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक राइट एंगल को 100 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 100 भागों में एक राइट एंगल को। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो भाग हुआ वो ओरिजिन पे जो एंगल सस्टेन किया, उसी को हम लोग ग्रेड नाम से जाने। तो 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, 100 ग्रेड्स। ठीक है, फर्दर फिर से जूम कर दिए और इसको फिर 100 भाग में बांट दिए, और एक भाग जो एंगल बनाया उसको 1 मिनट बोले। 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। अब ये मिनट और वो मिनट में अंतर है। ठीक है, फिर ये जो 1 मिनट है उसको 100 भाग में बांटे, और ये जो एंगल सबटेंड हुआ ना उसको 1 सेकेंड बोले। 1 मिनट 100 सेकेंड। देखिए, मिनट ऑफ डिग्री is greater than minute of grade. A minute, second
सेकेंड ऑफ ग्रेड और डिग्री इज ग्रेटर देन ग्रेड। ऐसा क्यों? तो एक राइट एंगल को 90 भाग में बांटा हुआ है, हाँ, एक राइट एंगल को 100 भाग में बांटा हुआ है, तो ऑब्वियसली 90वां भाग ज्यादा होगा, क्योंकि 90 ही पार्ट में बटा है, 100 पार्ट में बटा है इसलिए। और वो जो पार्ट ऑलरेडी बड़ा है उसका ये 60वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा, इसलिए और छोटा हो गया। और उसका 60वां हिस्सा फिर से ये है और इसका 100वां हिस्सा है, इसलिए और छोटा हो गया। नोट कीजिए इसको। सर्कुलर सिस्टम, let O is center and R is radius of a circle। मान लिया कि O सेंटर है और R रेडियस है किसी सर्कल का। ठीक है, ये सेंटर है और ये रेडियस है। रेडियन, रेडियन is angle subtends at the center of the circle by an arc whose measurement is equal to radius of the circle। मेरा कहने का मतलब है कि रेडियन जो है ना, एक ऐसा कोण है जो सर्कल के सेंटर पे, सर्कल का जो रेडियस है उसके लंबाई के बराबर जो आर्क यानी चाप है उसके द्वारा बना हुआ कोण ही रेडियन कहलाता है। रेडियन सर्कल के सेंटर पे, रेडियन सर्कल के सेंटर पे सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का जो आर्क होता है उसके द्वारा बना हुआ कोण है। यानी कि रेडियन वास्तविकता में वृत्त के केंद्र पे वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का जो चाप होता है उसके द्वारा बना हुआ कोण है। इसलिए लिखे हैं रेडियन इज एंगल सबटेंड at the center of the circle by an arc whose measurement is equal to radius of the circle। रेडियन जो है वो सर्कल के सेंटर पे सर्कल के रेडियस के बराबर के माप का जो चाप होता है, आर्क होता है, उसके द्वारा बना हुआ कोण है। यानी कि ये आर्क आर होना चाहिए। सब लोग समझ गए? अब देखिए, एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज proportional to the corresponding arc। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे जो कोण बनता है ना वो आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर ये सर्कल है
ये 3 कोण है, ए बी सी डी। मेरा कहने का मतलब है कि सर्कल के सेंटर पे जितना भी कोण बनेगा, जिस अनुपात में, जिस रेशियो में आप आर्क यानी इस चाप को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे, उसी अनुपात में कोण भी बढ़ेगा। अगर इस चाप को दुगना करेंगे, कोण दुगना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे, कोण 3 गुना हो जाएगा, वो एंगल। और अगर आधा करेंगे तो एंगल आधा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, और एंगल बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, आर्क ए बी, आर्क बी सी, आर्क ए बी, आर्क, वही लिखे हैं, एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। जिस आर्क से बना है उसी के प्रोपोर्शनल होता है। बाय द वे एंगल बीओसी, एंगल सीओडी लिखा रहता है, तो बीसी आर्क, सीडी आर्क। बाय द वे एंगल एओसी लिखा रहता है और एंगल एओडी लिखा रहता है, तो एसी आर्क और एडी आर्क। मतलब जो कोण जिस एंगल से, एसी जैसे इससे बना, एसी से ये एओसी, और एओडी बना किससे, एडी से, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसी के लिए लिखे हैं एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। जिस आर्क से कोण बना है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब वो जो एंगल जो होता है ना, उसी आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होता है। जिस रेशियो में आर्क बढ़ता है ना, उसी रेशियो में एंगल भी बढ़ता है। नोट कीजिए इसको। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। Let O is center and R is radius of the circle. ठीक है, ठीक है। Let AB arc is R. तो by definition of रेडियन, रेडियन के डिफिनेशन के अनुसार एंगल AOB 1 रेडियन होगा। AOB क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। क्यों? क्योंकि वो उसी आर्क से बना है जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है। फर्दर एक एंगल ये भी बन रहा है, सिंस angle made at the center of the circle is proportional to the corresponding arc। इसलिए एंगल AOB, एंगल AOC, एंगल AOB AB आर्क, AOC AC आर्क।
ए ओ बी 1 रेडियन हो जाएगा और ए ओ सी 180 डिग्री हो जाएगा। ए बी जो है वो आर है और ए सी जो है पाई इंटू आर है। क्यों? क्योंकि ए सी जो है वो सेमी सरकमफरेंस है, सर्कल का आधा है, अर्ध परिधीय। तो पूरा जो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है तो ये पाई आर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तिरछा गुना करेंगे या 1 रेडियन, एक टर्म और चलते हैं, 180 डिग्री बराबर बटा पाई। जैसे ये हम 180 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा, सेमी सर्कल का एंगल है सेंटर पे। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये आपके पास सफिशिएंट रीजन निकल गया कि आखिर पाई देखते के साथ 180 डिग्री हम क्यों लिख देते हैं। तो यही कारण है कि क्योंकि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाद पाई आया है, इसलिए पाई रेडियन बराबर, इसलिए पाई बाई 2 के जगह पे हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ angles. Let AOB is a constant angle. मान लिया कि AOB एक कांस्टेंट एंगल है, AOB, and its degree measure is d degree, grade measure is g grade, radian measure is c radian। मतलब एक एंगल है जिसको डिग्री में नापते तो डी डिग्री, ग्रेड में नापते तो जी ग्रेड और रेडियन में नापते तो सी रेडियन। डी डिग्री, जी ग्रेड, सी रेडियन, ये तीनों बराबर। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1/90 राइट एंगल। डी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? d/90 राइट एंगल। 100 ग्रेड 1 राइट एंगल, A ग्रेड राइट एंगल, G ग्रेड G/100 राइट एंगल। चूंकि हम लोग जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर 2 राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का एक राइट एंगल होता है, तो 1 रेडियन बराबर 2/पाई राइट एंगल, सी रेडियन बराबर 2c/पाई राइट एंगल। चूंकि डी डिग्री, जी ग्रेड, सी रेडियन, d/90 राइट एंगल, G/100 राइट एंगल और 2c/पाई राइट एंगल, ये तो कैंसिल हो जाएगा। d/90,
c/100 2c/पाई, 2 से डिवीजन कर दो सबको, c/पाई नोट करो। चूंकि d/180 g/200 और c/पाई आया है, तो इसमें d/180 g/200 d/9 g/10 20 से काटे तो हमको अगर ग्रेड मेजर दिया हुआ ग्रेड, तो उसको 9/10 से गुना करेंगे तो डिग्री निकल जाएगा। डिग्री को 10/9 से गुना करेंगे तो ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो 180/पाई से रेडियन को गुना करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और पाई/180 से गुना करेंगे डिग्री को तो वो रेडियन मेजर में आ जाएगा। (200/पाई से गुना करेंगे रेडियन मेजर तो ग्रेड में बदल जाएगा। ये जब सवाल बनाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आज के क्लास के लिए इतना काफी है। जो भी बच्चे इसको फॉलो कर रहे होंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह से ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को अपलोड होगा, और आप लोग छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ेंगे। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2, लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3। अगर आप बीच से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप जैसे ही क्लासेस के साथ एडजस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, सवाल भी बहुत बनेंगे। फिर हम लोग परसों अपलोड करेंगे। कल वाला जो लेक्चर है वो ग्राफ का अपलोड होगा। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।